हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। तो चलिए, आज के कहानी का शीर्षक क्या कहता है, इन सर्च ऑफ द ट्रेजरर। क्या मतलब हुआ? ट्रेजरर का मतलब होता है कोषा अध्यक्ष या फिर कोषपाल या फिर राजकोष का अध्यक्ष। ट्रेजरर एक नाउन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। कोषा अध्यक्ष का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो खजाने की देख रेख करता हो या फिर पैसों की लेन देन की देख रेख करता हो। इन सर्च ऑफ द ट्रेजरर, सर्च का मतलब होता है तलाश या फिर खोज। इन सर्च ऑफ द ट्रेजरर, कोषा अध्यक्ष की तलाश में या फिर कोषा अध्यक्ष की खोज में। सो दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है कोषा अध्यक्ष की खोज में, इन सर्च ऑफ द ट्रेजरर। सो दोस्तों, मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दीनदयाल was a laborer who worked hard to feed his family। क्या मतलब हुआ? दीनदयाल was a laborer, laborer का मतलब होता है मजदूर। दीनदयाल was a laborer, दीनदयाल एक मजदूर था। Who, दोस्तों who यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। Who जो वर्कड हार्ड, और दोस्तों यहाँ पर वर्क वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्क का प्रयोग किया गया है। वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। Who worked hard to feed his family। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना या फिर पालन करना या फिर पेट पालना। दीनदयाल was a laborer who worked hard to feed his family। दीनदयाल एक मजदूर था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता था। One day, as usual, he was sitting in the market waiting for a hirer। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में was या were एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। यह एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। He was sitting in the market waiting for a hirer। hirer का मतलब होता है किराएदार या फिर भाड़ेदार। One day as usual he was sitting in the market waiting for a hirer। एक दिन हमेशा की तरह वह बाजार में एक किराएदार या फिर भाड़ेदार का इंतज़ार कर रहा था। An old man called out, और दोस्तों यहाँ पर कॉल वर्ब का सेकंड फॉर्म कॉल्ड का प्रयोग किया गया है। कॉल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना या फिर आवाज़ लगाना। An old man called out, एक बूढ़े आदमी ने आवाज़ लगाई। I have 3 bundles, I will carry 2, You carry the third one which is heavier। क्या मतलब हुआ? I have 3 bundles, bundles का मतलब होता है गठनियाँ। और दोस्तों यहाँ पर have का पोजेसिव का प्रयोग किया गया है। have पोजेसिव का मतलब होता है वैसे वाक्य जिसमें आप शो करते हैं कि आपके पास कुछ है। उस सेंस के लिए have या फिर has पोजेसिव का प्रयोग करते हैं और पास्ट के लिए had पोजेसिव का प्रयोग करते हैं। I have 3 bundles, मेरे पास 3 गठनियाँ हैं। I will carry 2, कैरी का मतलब होता है ढोना या फिर उठाना। I will carry 2, मैं 2 उठाऊंगा। You carry the third one which is heavier। और दोस्तों यहाँ पर हैवी डिग्री का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हैवी का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर होता है। ठीक है, You carry the थर्ड वन विच इज़ हैवियर। क्या मतलब हुआ इस पूरे वाक्य का? I have 3 bundles, I will carry 2, you carry the third one which is heavier। मेरे पास 3 गठनियाँ हैं, मैं 2 उठाऊंगा, तुम तीसरी गठरी उठाओ जो कि भारी है।
Dindayal picked up the third one, which indeed was very heavy. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर पिक वर्ब का सेकंड फॉर्म पिक्ड का प्रयोग किया गया. पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना. दीनदयाल पिक्ड अप द थर्ड वन विच, और दोस्तों यहाँ पर विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है. विच इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में या फिर वाकई. इंडीड का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं. इंडीड वॉज वेरी हैवी. दीनदयाल पिक्ड अप द थर्ड वन विच इंडीड वॉज वेरी हैवी. दीनदयाल ने तीसरी गठरी उठाई जो वाकई में भारी थी. ही सेड इट इज़ वेरी हैवी. उसने कहा यह बहुत भारी है. द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यू विल गेट अ गोल्ड कॉइन इफ़ यू कैरी इट फॉर मी. और दोस्तों यह जो वाक्य है ये कंडीशनल का वाक्य है. कंडीशनल टाइप 1 के सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा इस तरह का सेंटेंस बनता है जो कि 2 क्लॉज होते हैं. पहला क्लॉज में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, जबकि दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है. यू विल गेट अ गोल्ड कॉइन इफ़ यू कैरी इट फॉर मी. द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम इसे मेरे लिए उठाओगे तो तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा. दीनदयाल एक्सेप्टेड द वर्क. और दोस्तों एक्सेप्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड का प्रयोग किया गया. एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार किया. दीनदयाल ने काम स्वीकार कर लिया. ऑन हिज वे दीनदयाल सेड, ऑन हिज वे रास्ते में दीनदयाल ने कहा, सर वाई इज़ दिस सो हैवी, व्हाट्स देयर इन इट. और दोस्तों ये जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है WH फैमिली का. दीनदयाल ने कहा, सर श्रीमान यह इतना भारी क्यों है. व्हाट्स देयर इन इट, इसमें क्या है. ब्रास कॉइन्स बट डोंट रन अवे. ब्रास का मतलब होता है पीतल. ब्रास कॉइन्स पीतल के सिक्के. बट डोंट रन अवे लेकिन भागना मत. यू विल गेट अ गोल्ड कॉइन इफ़ यू रिच द डेस्टिनेशन सेफली. और दोस्तों सेफली का मतलब होता है सुरक्षित रूप से. सेफली एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं. डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य या फिर मंजिल या फिर गंतव्य. If you will get a gold coin if you reach the destination safely. अगर तुम सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच गए तो तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा. आई एम नॉट अ थीप दीनदयाल प्रोटेस्टेड. और दोस्तों प्रोटेस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रोटेस्टेड का प्रयोग किया गया है. प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना. दीनदयाल प्रोटेस्टेड, दीनदयाल ने विरोध किया. आई एम नॉट अ थीप, मैं चोर नहीं हूँ. एज दे वेंट अ लिटिल अहेड. और दोस्तों गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है. जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है. एज दे वेंट अ लिटिल अहेड, जैसे ही वे थोड़े आगे बढ़े, दे केम अक्रॉस अ बिग रिवर, उन्हें एक बड़ी नदी मिली. आगे देखेंगे. As दीनदयाल stepped into the water, the old man spoke. और दोस्तों यहाँ पर स्पीक वर्ब का सेकंड फॉर्म स्पोक का प्रयोग किया गया है. As दीनदयाल stepped into का मतलब होता है कदम बढ़ाना या फिर में कदम रखना. As दीनदयाल stepped into the water, the old man spoke. जैसे ही दीनदयाल ने पानी में कदम रखा तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैन I am too old to cross the river with loads. I am too old. मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं बोझ लेकर नदी पार नहीं कर सकता. Please carry one of my bundles. One of my bundles का मतलब होता है बंडलों में से एक बंडल. Please carry one of my bundles. कृपया मेरे बंडलों में से एक बंडल ले लो. There are silver coins in it, but don't run away. There are, इसमें चांदी के सिक्के हैं लेकिन
भाग मत जाना। आगे देखेंगे, दीनदयाल अस्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना। दीनदयाल अस्योर्ड डोंट वरी। दीनदयाल ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। आई जस्ट वॉन्ट माई वेज। आई डोंट केयर इफ़ द बंडल्स कंटेन आयरन और क्ले क्वाइंस। क्या मतलब हुआ? वेज का मतलब होता मजदूरी या फिर भाड़ा। आई जस्ट वॉन्ट माई वेज, मुझे बस अपनी मजदूरी चाहिए। आई डोंट केयर इफ़ द बंडल कंटेन्स आयरन और क्ले क्वाइंस। मुझे यह परवाह नहीं है कि गठरी में लोहे के सिक्के हैं या मिट्टी के। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, आयरन का मतलब होता है लोहा। सो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? आई जस्ट वॉन्ट माई वेज, आई डोंट केयर इफ़ द बंडल्स कंटेन आयरन और क्ले क्वाइंस। मुझे बस अपनी मजदूरी चाहिए, मुझे परवाह नहीं है कि गठरी में लोहे के सिक्के हैं या मिट्टी के। सो द ओल्ड मैन गेव अनदर बंडल टू हिम। सो इसीलिए बूढ़े व्यक्ति ने उसे दूसरा गठरी भी दे दिया। दे मूव्ड अहेड, वे आगे बढ़ गए। अप अहेड केम अ हिल। अप अहेड आगे एक पहाड़ था। दे स्टार्टेड असेंडिंग इट। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में या फिर ऊपर की ओर बढ़ना। दे स्टार्टेड असेंडिंग इट, वह ऊपर चढ़ने लगे। ओनली अ फ्यू स्टेप्स अप द ओल्ड मैन सैट डाउन स्वेटिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर सीट वर्ब का सेकंड फॉर्म सैट का प्रयोग किया गया है। सैट डाउन का मतलब बैठ गया। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना। ओनली अ फ्यू स्टेप्स अप द ओल्ड मैन सैट डाउन स्वेटिंग। कुछ ही कदम ऊपर चढ़ते ही बूढ़ा व्यक्ति पसीने से लथपथ होकर बैठ गया। He called out to दीनदयाल who had gone up ahead। और दोस्तों यहाँ पर who एक रिलेटिव प्रोनाउन है। He called out to दीनदयाल, उसने दीनदयाल को आवाज़ दी जो आगे बढ़ गया था। Man, I can't carry this bundle up the hill। नो आई कांट डू इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग किया गया है। कैन का नेगेटिव सेंटेंस है जो कि कांट के बाद यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मैन आई कांट कैरी दिस बंडल अप द हिल, नो आई कांट डू इट। मैं यह गठरी को पहाड़ी पर नहीं ले जा सकता। नो आई कांट डू इट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगे देखेंगे। So give me that one as well, दीनदयाल said। तो मुझे वह भी दे दो, दीनदयाल ने कहा। The old man sat thinking। What are you thinking? दीनदयाल asked। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर WH फैमिली का प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। What are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो? The old man sat thinking। बूढ़ा व्यक्ति सोचते हुए बैठा रहा। तुम क्या सोच रहे हो? दीनदयाल asked। दीनदयाल ने पूछा। I am thinking whether I should trust you or not। This bundle has gold coins। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। दिस बंडल हैज़ गोल्ड कॉइन्स। इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। यू कैन ट्रस्ट मी, दीनदयाल एस्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना। दीनदयाल ने आश्वासन दिया कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ऑल राइट, यू कैरी द थर्ड वन टू। ठीक है, तुम तीसरी गठरी भी उठा लो। दीनदयाल लोडेड himself with the third bundle as well and started climbing up। climbing up का मतलब ऊपर चढ़ना। दीनदयाल ने तीसरी गठरी भी उठाई और ऊपर चढ़ने लगा। He reached up the hill quickly। क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से। और दोस्तों यह एक क्विकली एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। He reached up the hill quickly। वह तेज़ी से पहाड़ पर पहुंच गया।
ही लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़कर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ द ओल्ड मैन, देयर वॉज नो साइन, बूढ़े व्यक्ति का कोई पता नहीं था। दीनदयाल केप्ट थिंकिंग, और दोस्तों कीप वर्ब का सेकंड फॉर्म केप्ट का प्रयोग किया गया है। दीनदयाल केप्ट थिंकिंग, दीनदयाल सोचता रहा। वेयर हैज़ ही गॉन, और दोस्तों यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH फैमिली का इंट्रोगेटिव वाक्य है, ठीक है। वेयर हैज़ ही गॉन, वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है। ही वेटेड देयर फॉर अ वाइल, और दोस्तों फॉर अ वाइल एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। ही वेटेड देयर फॉर अ वाइल, वह वहाँ कुछ देर वहीं रुका रहा। After a long wait, an evil idea came into his mind. After a long wait, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद an evil idea का मतलब शैतानी विचार, और दोस्तों यहाँ पर कम वर्ब का सेकंड फॉर्म came का प्रयोग किया गया है। An evil idea came into his mind. काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। Why not run away with the bundles? क्यों ना गठरी लेकर भाग जाया जाए। The old man would never be able to catch up with him. The old man would never be able. बूढ़ा व्यक्ति कभी उसका पीछा नहीं कर पाएगा, या फिर बूढ़ा व्यक्ति उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। एबल का मतलब होता है समर्थ। He could see the old man far below, moving like a snail. He could see the old man far below. Far का मतलब होता है दूर। वह दूर नीचे बूढ़े व्यक्ति को घोंघे की तरह चलते हुए देख सकता था। दीनदयाल picked up the bundles and slipped off. दोस्तों यहाँ पर पिक वर्ब का सेकंड फॉर्म picked का प्रयोग किया गया। picked up, दीनदयाल ने गठरी उठाई और वहाँ से खिसक गया। स्लिप्ड का मतलब होता है खिसकना या फिर चोरी में रखना। दीनदयाल ने गठरी उठाई और वहाँ से खिसक गया। ही रीच्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग सर्कुलर कोर्स दैट ही हैड टेकन। रिच वर्ब का सेकंड फॉर्म रिच्ड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य। ही रीच्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग सर्कुलर यानी कि लंबे चक्कर, ठीक है। ही रीच्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग सर्कुलर कोर्स दैट ही हैड टेकन। लंबा चक्कर लगाने के बाद वह घर पहुंच गया। ही ओपेंड द बंडल्स, उसने गठरियाँ खोली। द बैग वॉज फुल ऑफ पेबल्स एंड नथिंग एल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। थैला कंकड़ पत्थरों से भरा था और कुछ नहीं। इन वन ऑफ द बंडल्स देयर वॉज अ स्लीप ऑफ पेपर विथ अ नोट। अ स्लीप ऑफ पेपर का मतलब होता है कागज का एक टुकड़ा। इन वन ऑफ द बंडल्स, गठरियों में से एक गठरी में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था आई एम द किंग ऑफ दिस सिटी। मैं इस शहर का राजा हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन टू मेक हिम द गार्ड ऑफ माई ट्रेजर बट यू फेल्ड द टेस्ट। आई वॉज लुकिंग फॉर का मतलब होता तलाश कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन, मैं अपने खजाने का रक्षक बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति का तलाश कर रहा था। बट यू फेल्ड द टेस्ट, लेकिन तुम इस परीक्षा में फेल हो गए। दीनदयाल कर्स्ड हिज लक एंड फेल्ट गिल्टी फॉर व्हाट ही हैज़ डन। और दोस्तों यहाँ पर कर्स वर्ब का सेकंड फॉर्म कर्स्ड का प्रयोग किया गया है। कर्स्ड का मतलब होता कोसना। दीनदयाल कर्स्ड हिज लक, दीनदयाल ने अपनी किस्मत को कोसा। एंड फेल्ट गिल्टी फॉर व्हाट ही हैड डन। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग, यह स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और अपने किए पर खुद को दोषी महसूस किया।
सो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि बेईमान लोग या फिर चोर लोग को कभी भी पुरस्कार नहीं मिलता है। इस कहानी में दीनदयाल के मन में इतना लालच आ गया कि वह सारी गठरियाँ लेकर अपने घर भाग गया। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे राजा और दीनदयाल इस नदी को पार कर रहा है। दोनों के सर पर गठरियाँ रखी हुई है। सो दोस्तों, इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप इस स्टोरी में कुछ नया ग्रामर स्ट्रक्चर या फिर नए वोकेबलरी, नए वर्ड मीनिंग सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह स्टोरी आपका अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।